हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लोकतंत्र का क्रमिक विकास के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण से। आइए हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक, शुहार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकम का बुली, केरुपूत के कलाम, रामग्राम, कुशीनारा कमल, पिपलीबन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। तो गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। तो राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था। उस समय भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी बुद्ध के जमाने में। अब हम लोग आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करेंगे। पहले हम लोग प्रारंभिक चरण को देखेंगे। आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। लेकिन फ्रांस के जन विद्रोह ने अस्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। परंतु इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने, फ्रांस के जन विद्रोह ने जो है अस्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। परंतु फ्रांस में बार बार लोकतंत्र स्थापित हुई। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इस जन विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था और ब्रिटेन में लोकतंत्र जो है फ्रांसीसी क्रांति के बहुत पहले ही कदम रख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। परंतु ब्रिटेन में जो थी इसकी प्रगति, लोकतंत्र की प्रगति बहुत ही धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 के गोरखपुर क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिनसे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियाँ कम होने लगी और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का ही शासन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ और इसे जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया और सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका ने 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया और वहीं पे 1789 ईस्वी में अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और इसमें प्रगति भी हुई, परंतु यह संघर्ष नागरिकों की राजनैतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता जैसे मूल्यों की प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो 1900 ईस्वी में न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी अन्य देश को जो था, किसी अन्य देश के जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ न्यूजीलैंड को ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त था। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया
और न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है सो प्राप्त हो गया। उस देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिसके पास निजी संपत्ति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अब लोग सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर, और चाहे वह श्वेत हो या अश्वेत, को मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका था। इन देशों में बड़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ही होते थे। अब हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ उसके बारे में। आइए अब हम एक नज़र दौड़ाएं कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। तो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश जो देश थे वह यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बन गए थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इन देशों की जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुए। परंतु जनता इसे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंततः औपनिवेशिक शासकों को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह हमारा देश भारत भी 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र सफल रहा और यह आज भी सफलतापूर्वक जारी है, परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देश का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आइए हम पश्चिम अफ्रीका की देश घाना की कहानी को लेते हैं। अब हम लोग घाना की कहानी को पढ़ते हैं, जहां लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत भी था पहले, और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ईस्वी में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। तो आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ईस्वी में घाना के एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट दिया और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोबेश यही स्थिति रही। तो सेना ने 1966 ईस्वी में घाना के एनक्रुमा सरकार का जो है तख्ता पलट दिया। अब हम लोग देखेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार का कालक्रम। सबसे फर्स्ट में मिला था न्यूजीलैंड को सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यहाँ की जनता को मिला गया था। उसके बाद 1917 में रूस को, उसके बाद 1918 में जर्मनी को, उसके बाद 1919 में नीदरलैंड में, फिर 1928 में सार्वभौम वयस्क का मताधिकार ब्रिटेन को मिला, फिर 1931 में श्रीलंका, फिर 1934 में तुर्की। फ्रांस में 1944 ईस्वी में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार मिला। फिर जापान में 1945 में जनता को मिला। फिर 1950 में भारत में सार्वभौम वयस्क का मताधिकार जनता को मिला। फिर 1951 में अर्जेंटीना, 1952 में यूनान, 1955 में मलेशिया, 1962 में ऑस्ट्रेलिया, 1965 में अमेरिका और 1978 में स्पेन और 1994 में दक्षिण अफ्रीका को मिला सार्वभौम वयस्क का मताधिकार। अब हम लोग हाल के दौर में लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदम के क्रम का जिक्र करते हैं। 1980 के बाद लातिन अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पुनः हमने देखा कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड में किस प्रकार लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। 1989-90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। इनमें अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया।